जल्दी से जुड़ जाइए और शुरू करते हैं हम लोग आज की शानदार कक्षा को। ओए होए रेल राजा कहाँ बानी, जल्दी आ जा। हम आ गोइल बानी जा हो, हम आ गोइल बानी जा। वहां रखो और तुम थोड़ा रुकना, रखो। अब क्वेश्चन कह रहा है कि मान लीजिए कोई लड़का, पंखा चला दीजिए, मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, देखो मेरी गो राउंड मतलब ऐसे घूम रहा है, राउंड घूम रहा है और झूले की सवारी कर रहा है। वो वाला कमेंट वाला स्क्रीन दो। तो मान लीजिए कि कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का, इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का जब राउंड में घूमेगा ना, चला अगर मान ली 10 मीटर पर सेकंड के वेग से, तो एक समान वेग से भी घूमेगा ना, तो इसमें एक त्वरण उत्पन्न होता है केंद्र की ओर, त्वरण उत्पन्न होता है केंद्र की ओर जिसे अभिकेंद्र त्वरण, और एक बल उत्पन्न होता है केंद्र की ओर जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो इसको हम लोग कहेंगे कि ये त्वरित गति में है। किसमें है? त्वरित गति में। आंसर एक बार वो पानी मंगवा दो। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर पर सेकंड की नियत चाल से चल रहा है, मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का चला त्वरित गति में है। वह लड़का किस गति में है मेरी जान? त्वरित गति में है, यानी त्वरण में है। क्योंकि अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में होगा, पानी दो रे, अगर कोई पिंड वृत्तीय गति में होगा चला तो उसमें त्वरण होगा। अब अगला प्रश्न में चलिए। अगला प्रश्न क्या कहता है? तरल प्रवाह। तरल, पहले तो तरल क्या है चला? तरल का मतलब होता है द्रव या गैस जिसमें बहने का गुण हो। द्रव या गैस जिसमें बहने का गुण हो तरल कहलाता है। द्रव या गैस जिसमें बहने का गुण हो। देख लो चला। अरे बाप रे, अंतिम समय आ गया चला। कहते हैं तरल प्रवाह का अद्वितीय गुण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल गैस तरल के समान व्यवहार करता है, गैस और ठोस तरल के तरह व्यवहार करता है, गैस तथा द्रव तरल के समान व्यवहार करता है, केवल द्रव तरल के समान व्यवहार करता है। तो आंसर बता दीजिए जल्दी से, क्या हो जाएगा? तरल जिसमें बहने का गुण हो, बहने का गुण द्रव और गैस में है। तो आंसर जल्दी से बता दीजिए क्या हो जाएगा? हमको लगता है C4 कैट इज द राइट आंसर। आपका आंसर क्या है? तरल उसे कहते हैं चला, तरल उसे कहते हैं जिसमें बहने का गुण हो। तरल उसे कहते हैं चला जिसमें बहने का गुण हो। तरल उसे कहते हैं जिसमें किसका गुण हो? बहने का गुण हो, उसे हम लोग तरल कहते हैं। अगला 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 बता दो चला, आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? कहते हैं निम्नलिखित में से किसमें चारों ओर एकल झिल्ली आवरण होता है? किसमें होता है रे? किसमें होता है? वैक्यूल्स में। वैक्यूल्स का काम क्या है? जल अवशोषण। वैक्यूल का काम क्या है चला? जल अवशोषण। इसमें कहा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें चारों ओर एकल झिल्ली का आवरण होता है? राजधानी में। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें एटीपी का निर्माण। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका निर्माण? एटीपी का निर्माण। और कहते हैं लाइसोसोम, आत्महत्या की थैली। आत्महत्या की थैली सबको पता है। लवक, हाँ लवक 3 प्रकार का, एगो वर्णी लवक, एगो अवर्णी लवक, और दूसरा होता है चला हरित लवक। वर्णी लवक किसके लिए? रंग के लिए। अवर्णी लवक भोजन संग्रह के लिए। और हरित लवक की अगर हम बात करें, हरित लवक की अगर हम बात करें, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए ध्यान दीजिएगा। वर्णी लवक रंग के लिए, अवर्णी लवक भोजन संग्रह के लिए, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए। जल्दी से लिख लो, ध्यान देना चला। कहते हैं लवक 3 प्रकार के, वर्णी, अवर्णी और हरित। वर्णी लवक रंग के लिए, अवर्णी लवक भोजन संग्रह, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण। हम चला थोड़ा सिर्फ पढ़ाएंगे, सिर्फ कंटेंट देंगे, मेरे से कोई फालतू बात का उम्मीद नहीं रखना। आरपीएफ जीके क्लास आज नहीं चला था। अच्छा कोई बात नहीं, चला होगा, हो सकता है आपके ये में शो नहीं कर रहा होगा, ऐप अपडेट कर लीजिए। चलिए बताइए आंसर। कहते हैं एटीपी का निर्माण, राजधानी, जल अवशोषण, आत्महत्या की थैली, वर्णी रंग के लिए, अवर्णी भोजन संग्रह, और हरित लवक प्रकाश संश्लेषण के लिए जिम्मेवार है। आंसर जल्दी से लिख लो। वर्णी, अवर्णी और हरित 3 प्रकार का लवक होता है। अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिका फूल जाता है। एनसीईआरटी का सवाल है। अब तो चला तुम लोग इतना ना एनसीईआरटी बना लिया है कि हमको लगता है बहुत आसान। देखो कोशिका, ये कोशिका है, इसके अंदर अगर सांद्रता कम और इसके बाहर सांद्रता अधिक होगा, इसके बाहर सांद्रता अधिक होगा, तो अधिक से कम में सांद्रता का प्रवाह हो जाएगा, कोशिका फूल जाएगा। अगर जल की मात्रा
अगर जल की मात्रा बाहर में अधिक और अंदर में कम होगा तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में इसका प्रवाह हो जाएगा, और जब अधिक सांद्रता से कम सांद्रता में इसका प्रवाह हो जाएगा तो ये फूल जाएगा। कोशिका फूल जाएगा कब? आंसर बता क्या होगा? ये कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होगा। कोशिका के बाहर जो सांद्रता होगा वो अधिक होगा और अंदर में जो सांद्रता होगा वो क्या होगा? कम होगा। आंसर कोशिका के बाहर जो होगा वो सांद्रता अधिक होगा जल का और अंदर में कम होगा, तो बाहर से अंदर फ्लो कर जाएगा। आंसर अभी चला कोई कमेंट्स का जवाब हम नहीं देंगे, लास्ट में देंगे, अभी सिर्फ पढ़ाएंगे, आप पढ़ लीजिए। आंसर बताओ, सीधी बात, नो बकवास, क्योंकि चला आप समझिए सिर्फ कंटेंट ही है जो आपको बचा सकता है, बातें नहीं बचा सकती है, इसलिए एकदम इधर ध्यान दो। 4 किलोग्राम, एम का मान कितना है? चला 4 kg। एक वस्तु निरंतर बल लगाने पर 5 मीटर प्रति सेकंड की गति, भी का मान दे दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड की गति, बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी। कार्य क्या रहा है ये ध्यान रखना, कार्य का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एफ कॉस थीटा या एफ, लेकिन एक और फॉर्मूला आप जानिए, हाफ एम वी स्क्वायर भी कार्य का ही फॉर्मूला है और mgh भी कार्य का ही फॉर्मूला है। तो बताइए यहां क्या लगेगा? कार्य क्या रहा है लेकिन लगेगा ऊर्जा का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। ये ध्यान रखिएगा, चला जैसा क्वेश्चन देगा ना, एम और भी दे दिया ना, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, इस सब एफ एस कॉस थीटा, एफ एस, हाफ एम वी स्क्वायर, mgh, इस सब कार्य का फॉर्मूला है। लगाओ एंड गेट द रिजल्ट। बताओ आंसर क्या हो जाएगा? हाफ इंटू एम, एम का मान क्या है? 4 इंटू भी का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? बता जल्दी से, व्हाट इज द आंसर? हो जाएगा चला 2 दूनी 4, आप 25 दूनी 50 जूल इज द आंसर होगा। ये खाली क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या है चला कि यहाँ एफ एस कॉस थीटा या एफ एस जो है वहां हाफ एम बी स्क्वायर और mgh रहेगा। पूरा दिन पढ़ाते पढ़ाते चला गला गड़बड़ा गया है मेरा, खाली ये एल पी भर खाली गला रह जाए, उसके बाद नहीं हो रहेगा तो हम पढ़ाना भी छोड़ देंगे चला, लेकिन ई भर तो पढ़ाएंगे क्योंकि बहुत बच्चा मेरे कारण ही चला उम्मीद देख रहा है मेरे में कि सर हैं तो पढ़ा के लगवा देंगे। निम्नलिखित में किसमें रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम की स्थापना करके रासायनिक विज्ञान की नींव रखी थी? कौन रखा था? लेबोजियर ने। जोसेफ प्राउस्ट ने। चला पूछा हुआ क्वेश्चन है, अस्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम दिया था। जोसेफ प्राउस्ट ने अस्थिर अनुपात या निश्चित अनुपात का नियम दिया था। रदरफोर्ड ने किसका खोज किया था? नाभिक का खोज किया था। डेमोक्रिट्स ने परमाणु शब्द इसी ने दिया था रे। परमाणु शब्द जो है ये पहली बार किसने दिया था? डेमोक्रिट्स ने। परमाणु की अणु शब्द का परिचय किया था ओस्टवाल्ड ने। अणु शब्द का जो परिचय है चला, अणु शब्द का परिचय जो है ये किया था ओस्टवाल्ड ने। किसने किया था चला? ओस्टवाल्ड ने किया था। अणु शब्द का परिचय किसने किया था? ओस्टवाल्ड ने। डेमोक्रिट्स परमाणु शब्द का परिचय, अर्नेस्ट रदरफोर्ड जो है नाभिक की खोज, जोसेफ प्राउस्ट अस्थिर अनुपात का नियम, निश्चित अनुपात का नियम, लेबोजियर फादर ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। हाँ जी भर सकते हैं, अगर आपका फिजिक्स और मैथ एक पेपर है तो आप भर सकते हैं। आंसर अगला, खाद्य पदार्थों से दुर्गंध। ध्यान से देख लो चला, खाद्य पदार्थों से दुर्गंध। खाद्य पदार्थों के में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेलों का क्या है? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण मतलब चला सड़न भी होता है, ऑक्सीकरण मतलब दहन भी होता है, ये ध्यान रखना। हाइड्रोलाइसिस मतलब होता है हाइड्रोजन का अलग होना। हाइड्रोजन का अलग होना, किसका अलग होना? हाइड्रोजन का अलग होना। अब फिर कहता है शोधन मतलब हो गया प्यूरिफिकेशन। अवकरण मतलब हो गया ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। ऑक्सीकरण मतलब हो गया ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना। देख लो बढ़िया से, खाद्य पदार्थों में दुर्गंध आने का मुख्य कारण वसा और तेल का क्या है? ऑक्सीकरण है। और हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोजन का अलग होना, लाइसिस का मतलब होता है टूटना, ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन जुटना, हाइड्रोजन हटना, ऑक्सीकरण मतलब सड़न या दहन भी होता है, और अवकरण मतलब ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुटना। हो गया? अरे हो गया आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है निम्नलिखित गैसों में, कल चला टेक्नीशियन का टेस्ट है, कल जो होगा वो टेक्नीशियन का टेस्ट होगा। टेक्नीशियन का होगा मतलब कल 40 क्वेश्चन तुम्हारा बेसिक साइंस से रहेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। निम्नलिखित में से कौन से गैस बायोगैस संयंत्र में उत्पन्न नहीं होते? चला एक को नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बताओ सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे अधिक अभिक्रियाशील, सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो होता है चला कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। सबसे अधिक अभिक्रियाशील होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। रक्त में तेजी से घुलनशील, रक्त में तेजी से घुलनशील, रक्त के जगह पर कभी कभी देता है हीमोग्लोबिन। तेजी से घुलनशील, रक्त में तेजी से घुलनशील। कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है चला ये अम्लीय होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड
कॉपर का हरा रंग, कॉपर का कौन रंग, हरा रंग, इसी के कारण होता है। मीथेन को हम लोग कौन गैस कहते हैं, मार्स गैस के नाम से जानते हैं, दलदली गैस के नाम से जानते हैं, फायर डैम्प के नाम से जानते हैं। कोयला फैक्ट्री में आग लगाने के लिए मीथेन प्लस किसका उपयोग करते हैं, ऑक्सीजन का। जल्दी लिख, जल्दी बताओ, व्हाट इज आंसर। सबसे अधिक अभिक्रियाशील कार्बन मोनोऑक्साइड, रक्त में तेजी से घुलनशील कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, कॉपर का हरा रंग, इसी के कारण होता है। मीथेन को मार्स गैस, फायर गैस, दलदली गैस, फायर डैम के नाम से जानते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अम्लीय होता है, जितना सोडा है चला, सबसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। आप ही समझ लीजिए चला कि हम जितना ही आपको पढ़ा रहे हैं, अगर आप रेगुलर बेसिस पे अध्ययन करते हैं तो आपका काम हो जाएगा। तेरी जिंदगी है। अगला प्रश्न पता चला, ये एनसीईआरटी का सवाल है। एक सवाल कितने लोगों ने बनाया था, 8 टाइप करें, जिनसे नहीं बना था 9 टाइप करें। फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक यानी म्यू ऑफ ग्लास दे दिया है 1.56, और कांच और वायु अंतरा पृष्ठ के लिए क्रांतिक कोण आईसी को साइन आईसी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जो डैश के बराबर है। और आपको पता है म्यू ऑफ एयर बराबर 1 होता है, और साइन आईसी निकालना है, साइन आईसी जो है वो निकालना है। साइन आईसी का वैल्यू होता है म्यू ए अब बट्टा म्यू जी, यानी 1 अब बट्टा 1.56 इसका वैल्यू होता है। ये फॉर्मूला होता है, साइन आईसी बराबर होता है म्यू ए अब बट्टा म्यू जी। म्यू ए हो गया हवा का 1, और म्यू जी हो गया ग्लास का 1.56। सॉल्व कर दो, कितना आता है 0.64 इज द राइट आंसर। जल्दी लिख। ला 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 ला, एक क्वेश्चन हम तुमको देते हैं, चला 0.64 इज द राइट आंसर। सीधी बात नो बकवास सिर्फ कंटेंट में आपका स्वागत करते हैं। सीधी बात नो बकवास सिर्फ कंटेंट। ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक, ए के सापेक्ष बी का अपवर्तनांक। एक ऑप्शन है चला म्यू ए बट्टा म्यू बी, दूसरा ऑप्शन एक क्वेश्चन खूब पूछता है म्यू बी बट्टा म्यू ए। की होगा आंसर बता सर मेरा, अरे चला जी जल्दी बताइए। तेरे नैनो मेरे नैनो से मीठी मीठी बातें कर। हाँ हम देख रहे हैं सबका कमेंट्स। जल्दी बताओ, ए की बी की सी, जल्दी बता व्हाट इज आंसर। जिसके सापेक्ष कहेगा उसको कहां रखेंगे, नीचे। ये हमेशा ध्यान रखना, ए के सापेक्ष बी का कह रहा है तो जिसके सापेक्ष कहेंगे उसको नीचे रखेंगे। ए के सापेक्ष कर रहा है तो ए नीचे रहेगा, जिसके सापेक्ष कहेंगे उसको नीचे रखेंगे। एकदम सही है, ए के सापेक्ष कर रहा है, ए नीचे रहेगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, कहता है दी गई अभिक्रिया है अभिक्रिया, दी गई अभिक्रिया चला कह रहा है, दी गई अभिक्रिया में फेरस सल्फेट, देख लो बढ़िया से। एक होता है चला ब्लू विट्रियोल, नाम सुना है। एक होता है ब्लू विट्रियोल, एक होता है चला ग्रीन विट्रियोल, एक होता है चला व्हाइट विट्रियोल। अब बढ़िया से देख लो और समझ लो। ब्लू बोले तो तुम्हारे पास 3 ऑप्शन है, एगो है FeSO4, एगो क्या है रे XYZ ZnSO4, और क्या है एगो है CuSO4। अब देख लो कौन कहां लगेगा, बढ़िया देख लो। बी के जस्ट बगल में कौन है, अरे बी के जस्ट बगल में कौन है, इसमें देखो तो ये बी है, बी के जस्ट बगल में कौन है, सी है। अरे बी के जस्ट बगल में सी है तो ये हो जाएगा CuSO4। बढ़िया समझ लो, बी के जस्ट बगल में कौन है, बी के जस्ट बगल में सी है तो CuSO4 हो गया ब्लू विट्रियोल। जी के जस्ट बगल में F है तो ये हो जाएगा FeSO4। अरे डब्ल्यू के जस्ट बगल में Z है तो ये हो जाएगा ZnSO4। उस हिसाब से बढ़िया से देखोगे तो यहाँ है कौरा अभिक्रिया में फेरस सल्फेट। ये जो फेरस सल्फेट का रंग क्या है, तो फेरस सल्फेट F है। F के जस्ट बगल में देखो क्या है, F के जस्ट बगल में G है, G बोले तो ग्रीन है, ग्रीन बोले तो हरा है, तो आंसर ऐसे पकड़ना पड़ेगा। ला 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 हे हो देख लो बढ़िया से, हम बढ़िया समझा देते हैं, एक बार समझ लो। चला हवाई बात करने से नहीं होगा, कहते हैं चला ये ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल। हमको है CuSO4 FeSO4 ZnSO4। बी के जस्ट बगल में सी है तो CuSO4, जी के जस्ट बगल में F है तो FeSO4, डब्ल्यू के जस्ट बगल में Z है तो ZnSO4 आंसर। अगला जल्दी से लिख लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पढ़ाई पढ़ाई और पढ़ाई, चला खूब मन लगा के पढ़, एक तुम्हारा काम होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चला इसी से तुम्हारा काम होगा, पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। एनसीईआरटी का सवाल है, देख लो एनसीईआरटी का लोगो लगल है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ओरिजिनल सवाल है। कहते हैं HIV संचरण के संबंध निम्न से कौन सा कथन गलत है। HIV संक्रमित
रक्त के आधान से होता है, एकदम होता है, गलत कथन चुनना है। एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क, एकदम होता है। एचआईवी संक्रमित मां से उसके नवजात में, एकदम होता है। मच्छर काटने से नहीं होता है। मच्छर काटने से एचआईवी होगा क्या? मच्छर के काटने से एनसीईआरटी होगा क्या? मच्छर के काटने से चला सॉरी एनसीईआरटी कर रहे हैं, एचआईवी नहीं होगा। अरे बाप रे बाप, देख लो चला। ई कहता है चालक, बढ़िया से देख लो, हम थोड़ा इसको डिटेल में बता देते हैं। अर्धचालक, चालक में क्या होगा चला? प्रतिरोध लंबाई के समानुपाती, चालक तार की लंबाई के समानुपाती, प्रतिरोध क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, प्रतिरोध ताप के समानुपाती, प्रतिरोध अलग अलग प्रकृति का अलग अलग होता है, अलग अलग प्रकृति के तार का अलग अलग होता है। बढ़िया से देख लो, प्रतिरोध अलग अलग प्रकृति के तार का अलग अलग होता है। और अर्धचालक में प्रतिरोध जो होता है वो ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बढ़िया से देख लो, चालक तार में प्रतिरोध ताप के समानुपाती होता है और अर्धचालक में प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्वेश्चन कर रहा है कंडक्टर, कंडक्टर बोले तो चालक, चालक ये जान लो, यही दूगो बढ़िया से, प्रतिरोध ताप के समानुपाती अर्धचालक में, अर्धचालक सिलिकॉन जल में प्रतिरोध ताप के व्युत्क्रमानुपाती। कहता है प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? चालक में कह रहा है प्रतिरोध व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके? अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का। आंसर बता क्या होगा? व्हाट इज आंसर? जल्दी बता। मैथ और फिजिक्स अगर आपका एक पेपर है इंटर में तो आप भर सकते हैं, अन्यथा नहीं भर सकते, चाहे आपका बायोलॉजी रहे एक्स्ट्रा या जो रहे। आंसर बता क्या होगा? अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल इज द राइट आंसर। चालक तार की लंबाई के समानुपाती, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती, ताप का समानुपाती। यहाँ ताप का क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती इज द आंसर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा, और एक क्वेश्चन। आइए हमेशा ध्यान रखना, अर्धचालक में ताप के व्युत्क्रमानुपाती होता है प्रतिरोध। अर्धचालक में हम चला हंसबो नहीं करेंगे क्योंकि हमको बहुत टेंशन है कि हमको पढ़ाना है, बहुत सुबह से रात तक पढ़ाते हैं, चला खूब मन लगा के पढ़ लो, इतना देर समझ लो कि कष्ट झेलना है, सबके ब्याह करवा देंगे, एकदम टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हम चला एगो मैट्रिमोनियल वेबसाइट भी खोल रहे हैं जिसपे सभी लोगों का ब्याह करवाएंगे। कितने लोग ब्याह करने के लिए तैयार हैं मेरे मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे? कृपया एक टाइप करें, और सबके साली से हम ब्याह करेंगे, एकदम तुम निश्चिंत रहो। जल्दी जे लोग तैयार हैं मेरे मैट्रिमोनियल वेबसाइट से ब्याह करने के लिए, ओकरा हम स्पेशल आशीर्वाद देंगे। नोट्स नहीं होता है, मेरा बुक है चला। आंसर बता। कहते हैं ओम, ओम ये कहता है दो विपरीत बिंदुओं के समरूपी प्रतिरोध की गणना करें। अगर 4 ओम 12 ओम के दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हो, 6 ओम का एक प्रतिरोध क्रम में जुड़ा हो, यानी कह रहा है दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा है, दो प्रतिरोध समानांतर में जुड़ा है, कितना कितना का? एगो 4 ओम का, एगो 12 ओम का, और 6 ओम का जो है क्रम में जुड़ा हुआ है। तो कह रहा है देखो 4 ओम और 12 ओम प्रतिरोध समानांतर में जुड़े हैं, 6 ओम का एक प्रतिरोध क्रम में जुड़ा है। तब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? ई दोनों का अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा? R इज इक्वल टू 4 गुना 12 बटा 4 प्लस 12, यानी 12 चौका 48 बटा 16, 3 ओम, और 3 और 6 कितना हो गया? 9 ओम इज द राइट आंसर। 3 और 6 कितना हो गया चला? 9 ओम इज द राइट आंसर। 3 ओम और 6 ओम कितना हो गया? 9 ओम इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, एक अच्छे तापरोधक, जल्दी लिख लो, एक अच्छे तापरोधक, एक अच्छे तापरोधक ताप चालकता होती है, एक अच्छे तापरोधक की तापीय चालकता होती है कितनी? अत्यधिक की उच्च। एक अच्छे तापरोधक की ताप चालकता क्या होती है? जब ताप रोधक है मतलब ताप को रोक रहा है तो चालकता निम्न होगा, क्योंकि प्रतिरोध का उल्टा चालकता होता है। एक अच्छे तापरोधक का विरोध कहता तो उच्च होता, लेकिन कह रहा चालकता, तो चालकता निम्न हो जाएगा। देखो क्वेश्चन चला फसल है, बढ़िया समझ लो। एक अच्छे तापरोधक की चालकता क्या होगी? तो एक अच्छे तापरोधक की चालकता निम्न होगी। एक अच्छे तापरोधक की चालकता क्या हो जाएगी? निम्न हो जाएगी। आंसर अब देखो है क्वेश्चन एकदम सिंपल है, चला तू बना भी देगा। बताओ आंसर क्या होगा? आर बराबर फॉर्मूला होता है रो एल बाय ए, इसी को हम लिख सकते हैं आर बराबर रो एल, ए की जगह पर पाई आर स्क्वायर। अब बता दो जल्दी से क्या हो जाएगा? व्हाट इज आंसर? रो एल बटा पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर। आर बराबर रो एल बटा पाई आर स्क्वायर इज द राइट आंसर होगा। एकदम ही सब बना लिया होगा। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय चाहिए, हमेशा ध्यान रखना चला प्रेरित धारा का मान क्या होगा? 90 डिग्री होगा ना तो उच्चतम होगा क्योंकि लंबवत होगा, और अगर 0 डिग्री होगा ना तो निम्नतम होगा, निम्नतम होगा। ये हमेशा ध्यान रखना, लगने वाले बल के विषय में भी और धारा के विषय में भी। अगर ये 90 डिग्री होगा तो इसका मतलब ये लंबवत होगा, लंबवत होगा, और अगर ये निम्नतम होगा 0 डिग्री होगा तो क्या होगा? समानांतर होगा। अब जल्दी से बता दो आंसर क्या हो जाएगा? हमेशा देखना 90 डिग्री होगा तो लगने वाला बल भी महत्तम होगा, धारा का मान भी महत्तम होगा क्योंकि फ्लक्स ज्यादा कटेगा, और समानांतर हो जाएगा तो लगने वाला बल भी न्यूनतम हो जाएगा और धारा का मान भी न्यूनतम हो जाएगा। बता आंसर क्या होगा? कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र में समकोण पर होने पर प्रेरित धारा का मान क्या हो जाएगा? उच्चतम की न्यूनतम? बता आंसर क्या होगा? अधिकतम इज द राइट आंसर। जल्दी बना, अधिकतम इज द राइट आंसर।
अधिकतम इज द राइट आंसर। अगर 0 डिग्री होगा निम्नतम होगा समानांतर होगा, 0 डिग्री होगा निम्नतम होगा क्या होगा समानांतर होगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा। कहता यदि वायु प्रतिरोध को नगण्य माने तो मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, यदि वायु का प्रतिरोध नगण्य हो तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या होगा। चला ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहेगा, कुल ऊर्जा बोले तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग। बताओ आंसर क्या होगा, व्हाट इज आंसर। वायु प्रतिरोध को नगण्य माने मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड की स्थिति, वायु में प्रतिरोध नगण्य हो तो स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग क्या हो जाएगा, अस्थिर हो जाएगा, नियत हो जाएगा। जिंक का विद्युत परिष्करण के दौरान क्या होता है बता। जिंक देखो बढ़िया समझ लेना, प्लस जो है वो माइनस पर जाएगा, माइनस जो है वो प्लस पर जाएगा। प्लस का मतलब होता है एनोड, एनोड एकदम सिंपल है। माइनस का मतलब होता है कैथोड। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मजाक में तो एकदम नहीं लेना। तुम लोग अब एनसीईआरटी के साथ भी मजाक करने लगा है। अब हमको पता है जेडएन पे होता है, जेडएन पे होता है प्लस प्लस, ये प्लस प्लस होता है तो ऑब्वियसली माइनस पर जाएगा। ये जाएगा कहां पर, जाएगा कहां पर, तो जाएगा कहां पर जल्दी बता दो। ये है प्लस प्लस तो जाएगा माइनस पर, माइनस पर जाएगा मतलब किस पर जाएगा, कैथोड पर। सीएल पर होता है माइनस चार्ज, जाएगा कहां पर, माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज यदि प्लस पर जाएगा, प्लस पर जाएगा मतलब किस पर जाएगा, एनोड पर जाएगा। आंसर जिंक के विद्युत परिष्करण के दौरान जिंक कहां जाएगा, जिंक पर होता है प्लस चार्ज, प्लस चार्ज होता है माइनस पर जाएगा, माइनस बोले तो कैथोड। आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में उल्टा हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस। आंसर बता। जिंक का विद्युत परिष्करण के दौरान यह कहां पर निक्षेपित होगा, कैथोड पर निक्षेपित होगा। आंसर जगह पर प्लस चार्ज होगा माइनस पर जाएगा, जगह पर माइनस चार्ज होगा प्लस पर जाएगा। आंसर सी नंबर मार दिया। सी कैसे मार दिया, अरे ए फॉर एप्पल। ग्रेजुएशन में मैथ ऑनर्स से हूं और सब्सिडरी में फिजिक्स है। अरे चला +2 की बात हो रही है, ग्रेजुएशन छोड़ दो। +2 में तो मैथ और फिजिक्स एक पेपर अगर है तो तू भर सकता है। पता चला आंसर। जेडन पर प्लस प्लस चार्ज होता है, ये कैथोड पर जमा होगा क्योंकि प्लस माइनस पर जाएगा और माइनस प्लस पर जाएगा। जल्दी लिख। तेरे नैना मेरे नैनों से मीठी मीठी बातें करते हैं। कहता है तीन चिन्हित परखनली ए बी सी क्रमशः HCl HNO3 तथा सांद्र HCl सांद्र HNO3 3:1 के मिश्रण में प्रत्येक 2 ml लिए गए हैं। प्रत्येक परखनली में धातु की एक छोटी टुकड़ी डाली गई है। परखनली ए और बी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ परंतु सी में परिवर्तन हो गया। तो चूंकि HCl और HNO3 है तो ये एक्वारेजिया है, ये एक्वारेजिया है। एक्वारेजिया में जो है गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है तो यही दुगों में परिवर्तन होगा, बाद बाकी में परिवर्तन नहीं होगा। हाँ क्वेश्चन कह रहा है कि परंतु परखनली में सी धातु घुल गई, धातु हो सकती है, ये गोल्ड भी हो सकता है प्लेटिनम भी, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा, गोल्ड। सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, प्लेटिनम, क्योंकि सबसे कठोर है, ये सबसे क्या है, कठोर धातु है, सबसे कठोर होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, चला सोना। सेकंड आंसर हो जाएगा प्लेटिनम। सेकंड आंसर क्या हो जाएगा, प्लेटिनम आंसर। अच्छा चला एगो हम क्वेश्चन देते हैं तुमको, थोड़ा सा ध्यान देके बनाना कि एक्वारेजिया जो है, एक्वारेजिया जिसमें गोल्ड और प्लेटिनम घुल जाता है, ये एनसीईआरटी का सवाल है। चला गोल्ड और प्लेटिनम दोनों दिया हुआ है, ये बताओ तो किसका किसका मिश्रण है। सांद्र HCl और तनु HNO3। देख लो एनसीईआरटी का ही सवाल है। दूसरा का कितना अनुपात कितना, 1:3 या सांद्र HCl अनुपात सांद्र HNO3 3:1। बता दो व्हाट इज आंसर। 3:1। बता आंसर क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। एक्वारेजिया दोनों में सांद्र होता है, ये ध्यान रखना, दोनों में चला सांद्र होता है। जल्दी बता। जल्दी बता व्हाट इज आंसर, व्हाट इज द आंसर, जल्दी बता क्या हो जाएगा आंसर। सांद्र HCl और तनु HNO3 1:3, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 3:1। आंसर जल्दी बता दो क्या हो जाएगा, व्हाट इज आंसर। सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, सांद्र HCl और सांद्र HNO3 होता है। चला हम डेली आके थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ा देंगे, अगर थोड़ा पढ़ के कुछ करना है तो मेरे चैनल पे 9:20 में आना, अन्य तो कोई बातें नहीं है। चला अगला, निम्नलिखित में से कौन सी धातुएं प्रकृति में प्राकृतिक अवस्था में पाई जाती है, कौन कौन रे, सोना और चांदी। सोना और चांदी प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है, 1 और 2 सॉरी 2 और 4, 2 और 4 इज द राइट आंसर। देखो कहां है, सी फॉर कैट ना। सोना और चांदी प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। अब कहेगा मुक्त अवस्था में, तो बता दो क्या होगा। मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है। एक ऑप्शन है तुम्हारा एल्युमिनियम, दूसरा ऑप्शन है तुम्हारा लोहा, तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और चौथा ऑप्शन है कैल्शियम। बताओ आंसर क्या होगा। मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, जल्दी बता। मुक्त अवस्था में कौन पाया जाता है, जल्दी बताओ व्हाट इज आंसर। मुक्त अवस्था में पाया जाता है चला एल्युमिनियम। सीधी बात, नो बकवास में आपका स्वागत है 9:20 में। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, नमस्कार।